हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ दोस्तों, मैं राकेश आपको स्वागत करता हूँ राकेश इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। आज का हमारा टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और उसके साथ हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बिफोर क्लास में हमने पढ़ा था डेफिनेशंस, कुछ डेफिनेशन सेक्शन 2 में क्या क्या डेफिनेशन है। आज हमारा टॉपिक है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो शुरू करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट एसेंशियल क्या है? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का डेफिनेशन हमने पहले भी पढ़ा था। देखिए मैं आपको फिर से पढ़ाता हूँ। दोस्तों, जब हम एक एग्रीमेंट बनाते उसमें देखिए, एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर ए मिस्टर बी, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफ़र दिया। ऑफ़र देने के लिए और मिस्टर बी ने एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर मिस्टर ए है ऑफरर और मिस्टर बी है ऑफरी। मिस्टर ए ऑफरर है, मिस्टर बी ऑफरी है। इनके बीच में एन एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट में मिस्टर बी ने उसे एक्सेप्ट भी कर दिया। यहाँ जब एक एग्रीमेंट देखिए, जब एक एग्रीमेंट होता है तो इस एग्रीमेंट में 2 एलिमेंट्स ज़रूर होते हैं। वन इज, फर्स्ट एलिमेंट क्या है एग्रीमेंट का? वन इज ऑफर, ऑफर देता है ना। और सेकेंड वन इज एक्सेप्टेंस। एक बंदा ऑफर देता है और उससे और एक एक्सेप्ट भी करता है। द टर्म ऑफ ऑफर, ये जो ऑफर है, ऑफर मस्ट बी डेफिनाइट। ये जो ऑफर नहीं है, ये ऑफर डेफिनाइट मतलब क्लियर है, हमेशा क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर कोई ऑफर मिस्टर ए मिस्टर बी को देता है तो वो ऑफर फुल्ली क्लियरली होना चाहिए, क्लियरली बताना चाहिए। द एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस जो एक्सेप्ट करता है, यहाँ कौन किया था? मिस्टर बी। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। कोई भी कंडीशन लेकर एक्सेप्ट नहीं किया होगा, समझ गए? अनकंडीशनल, कोई भी कंडीशन आ रहा एग्रीमेंट में, इतना ही। आप अगर अपने बुक भी रेफ़र करो तो बुक में भी इतना ही है। मैं आपके बुक में ही, बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ और कहाँ से नहीं। उसके बाद क्या है दोस्तों? उसके बाद हमारा है फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट देखिए, फ्री कंसेंट का मतलब देखिए मैं बताता हूँ। देखिए, इस एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने देखिए इस एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया था। तो मिस्टर ए ने जब मिस्टर बी को ऑफर दिया तो उसमें उनके बीच में जो कंडीशन हुआ, तो उस कंडीशन में मिस्टर ए और मिस्टर बी में फ्री कंसेंट होना चाहिए। देयर कंसेंट आर टू बी फ्री, बोथ पार्टीज आर देयर। देखिए, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया ना, इनके बीच में अगर कोई भी कंसेंट फ्री में ना हो तो उनके बीच में फ्यूचर में डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई लड़ा झगड़ा भी हो सकता है। इनके बीच में फ्री कंसेंट होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन या अनड्यू इन्फ्लुएंस, देखिए
कोई भी फ्रॉड मिस्टर ए अगर कोई फ्रॉड करके मिस्टर बी को ऑफर देता है तो ये एनफोर्सेबल नहीं होगा। तो और कोई फ्रॉड करके भी धोखा देके और जानबूझकर ऐसे करेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट ये एग्रीमेंट एनफोर्स ही नहीं होगा। देयर मस्ट फ्री कंसेंट इज सेड टू बी फ्री। देयर कंसेंट, इनके बीच में जो कंसेंट होगा वो फ्री, ऑलवेज फ्री होना चाहिए। इट इज़ नॉट कॉज्ड बाय कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक। ये पांचों चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर कंसेंट इज नॉट फ्री तो नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज मेड। इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट लॉ फुली ना हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे बदलेगा? इतना ही बताना चाहता हूँ, समझ के। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो उसमें फ्री कंसेंट रहना बहुत ज़रूरी है। कंसेंट का मतलब क्या है? मतामत, इच्छा, स्वीकृति, इतना ही। थर्ड हमारा क्या है? लॉफुल कंसिडरेशन। मैंने पिछले क्लास में बताया था कंसिडरेशन का मतलब। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। जो उनके बीच में समथिंग इन रिटर्न हुआ, बदला बदली हुआ, वो लॉफुली होना चाहिए। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बाइक बेचा, सपोज 1 लाख का बाइक बेचा, तो उनके बीच में कंसिडरेशन हुआ। मिस्टर ए ने बाइक मिस्टर बी को दिया और मिस्टर बी ने पैसा मिस्टर ए को दिया। उनके बीच में समथिंग इन रिटर्न हुआ, कंसिडरेशन हुआ, वो लॉफुली होना चाहिए, एग्रीमेंट की ओर होना चाहिए। एग्रीमेंट अगर एनफोर्स हुआ तो वो लॉफुली एनफोर्स हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। इतना ही। देन हमारा क्या है? पार्टीज आर कॉम्पिटेंट। अगर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उनमें पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कोई भी पर्सन आकर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट नहीं बना सकता या उसमें भाग नहीं ले सकता। बच्चे बोलेंगे सर कॉम्पिटेंट पार्टीज का मतलब क्या? कॉम्पिटेंट पार्टीज का मतलब फर्स्ट जो बंदा पार्टीज कॉम्पिटेंट है उसका एज मस्ट बी 18+, 18 से ज़्यादा एज होना चाहिए। और वो साउंड माइंड, मतलब कोई पागल या कुछ ना जानने वाला ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सब जानता है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसके बारे में सब कुछ जानता है वही होना चाहिए। और थर्ड हमारा क्या है? थर्ड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। नॉट डिस्क्वालिफाइड, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, सॉरी बाय एनी लॉ। मतलब कोई भी लॉ के द्वारा वो डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए। लॉ हमेशा उसे क्वालिफाई ही रखना चाहिए। अगर डिस्क्वालीफाई हुआ तो वो कैसे लॉफुली एनफोर्स होगा? तो ये 3 ज़रूर होना चाहिए। 18 ईयर्स से ज़्यादा, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालीफाई एनी लॉ। देन हमारा क्या है? हमने अभी तक ये 4 पढ़ लिया। देन हमारा है लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते तो उसमें उसके ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल, लीगलिटी और लॉफुल होना चाहिए। अगर लॉफुल नहीं हुआ तो वो ऑब्जेक्ट उनका लक्ष्य पूरा कैसे होना? लॉफुल होना चाहिए उनका ऑब्जेक्ट।
देन है हमारा लीगल रिलेशनशिप। दो पार्टी थे, दो या उससे ज़्यादा पार्टी होंगे तो उनके बीच में, अगर 3 पार्टी है तो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो मस्ट बी लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर मिस्टर ए मिस्टर बी से कार खरीदता है, अगर मिस्टर सी नहीं है, देखिए मिस्टर सी अगर नहीं है, मिस्टर बी से कार खरीदता है तो उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, मस्ट बी लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। और उसके बाद लीगल फॉर्मेलिटीज़, उनके बीच में एग्रीमेंट होगा तो उसके जो लीगली फॉर्मेलिटीज़ है, लॉ के द्वारा जो जो फॉर्मेलिटीज़ पूरा करना ज़रूरी है उनके बीच में, वो फॉर्मेलिटीज़ ज़रूर पूरा करना चाहिए, वो ज़रूर पूरा करना चाहिए उन दोनों को। उनके बीच में रजिस्ट्रेशन होगा और पैसे का, और मस्ट बी रजिस्ट्रेशन में देखिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी से बी को 10 लाख का कार बेचा तो उनके बीच में एग्रीमेंट होगा ना। एग्रीमेंट में बोथ पार्टीज आर सिग्नेचर, उनके बीच में जो डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट पे बोथ पार्टी सिग्नेचर करेंगे और रजिस्ट्रेशन होगा। और कुछ लीगल इफेक्ट भी हो सकता है, वकील बुलाकर उनके बीच में बातचीत हो सकता है। ऐसे ही लीगल फॉर्मेलिटीज ज़रूर पूरा करेंगे वो लोग। तो बच्चों इतना था हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। 1 2 3 4 5 6 7। देन हमारा टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के हैं? क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये तो आपको पता ही होगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट लॉफुली एनफोर्स होता है, व्हेन एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इफ देखिए एक एग्रीमेंट तो लॉ के द्वारा एनफोर्स होता है, उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। समझ के? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब देखिए, ये जो एसेंशियल्स है, अगर एक एग्रीमेंट में एक कॉन्ट्रैक्ट में ये सब एसेंशियल अगर होगा तो उसे ही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। समझ के? उसके बाद क्या है? वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या है? अगर एक एग्रीमेंट एनफोर्स हुआ लॉ के द्वारा तो उसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर एनफोर्स नहीं हुआ तो उससे ही वॉइड एग्री। उसके बाद हमारा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, और इसके ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब तक हमने क्या डिस्कस किया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स, एग्रीमेंट, प्रीकंसेंट, लॉफुल कंसिडरेशन, पार्टीज आर कॉम्पिटेंट, लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, लीगल रिलेशनशिप, लीगल फॉर्मेलिटीज, और उसके बाद क्लासिफिकेशन के
वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, इतना ही हमने डिस्कशन किया। उसके नेक्स्ट क्लास में हम ये सारे डिस्कस करेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से लेकर ये स्नैप बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट तक, और उसके बाद और कुछ डिस्कस करेंगे, या आप नेक्स्ट क्लास में देखोगे। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में आया हुआ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और जो लोग ये हमारा पिछले वीडियो नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, वो जाकर पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों गुड बाय, और ज़रूर मन लगा कर पढ़िए।